बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। और 3 टॉपिक मैं आपको छोटे छोटे करा चुका हूं, जिसमें से खूब भर भर के परीक्षक सवाल पूछता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सवाल करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से हमने उसको समझने की कोशिश की है। तो आइए तेजी से क्लास को आगे लेकर चलते हैं। हेलो कुलदीप, दुर्गेश, नमस्ते। जय माता दी, प्रीतम, राम राम जी। प्रिंस शर्मा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्कार। मंजे कह रहे हैं पीवाई क्यू करवाइए। सर मैं टॉपिक पूरा होते ही पीवाई क्यू कराता हूँ। आप कहाँ थे मंजे भाई? जैसे ही कोई टॉपिक पूरा हो जाता है मैं तुरंत उसके पीवाई क्यू कराता हूँ। मैं तो वेट ही नहीं करता पूरा चैप्टर कंप्लीट होने का, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप आधी चीजें भूल जाते हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है, उस टॉपिक से भले ही वो छोटा टॉपिक क्यों नहीं होता, हम उसको तुरंत उसका पीवाई क्यू करते हैं। आप कहाँ थे अब तक मेरे भाई? चलिए, मैं बढ़िया हूँ, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, आज यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। और ये जो यूनिट नंबर 2 होगी, इसे हम लोग देखेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, और फिर इससे चुन चुन कर सवाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, अब कमेंट पे ध्यान मत दो। अब आएगी, आ जाएगी आ जाएगी, देखिए। ये हमारा यूनिट होगा, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल। अभी देखिए, अभी आ गई है क्या आवाज? अभी बताइए, आवाज आ गई? चलिए चलिए, आइए आइए, ठीक है, आइए। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु मॉडल। अब यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और हम ये देखेंगे, परमाणु मॉडल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस पदार्थ को पिछले चैप्टर में, अब चुप होके सुनो, तुम चुप होके सुनो, बिल्कुल इधर कमेंट मत लिखो कुछ भी। इधर कोई भी कमेंट मत करो, शांति से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। चैप्टर शुरू कर रहे हैं, धैर्य के साथ किसी चैप्टर को, यूनिट को शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि जब हमने पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया को आपने पदार्थ कहा, कि सर जो भी आसपास हमारी चीजें होती हैं उन्हें हम सब, उन्हें पदार्थ कहते हैं। सर ये जो पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ किस किस चीज से मिलकर बनता है? तो बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की, इसके बारे में सोचा समझा, और समझने के बाद ये बात कही कि दुनिया का कोई भी मैटर क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
और उन कणों को क्या कहते हैं, उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो इस परमाणु को जानने और समझने के लिए जो जो थ्योरी दी गई, जो जो सिद्धांत बताए गए, जो जो ज्ञान की बातें की गई, उन सारी बातों को हम परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो सवाल ये हुआ कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट जिसे आप परमाणु कहते हैं, उस परमाणु को देखने समझने के बाद लोगों ने जो जो बात कही, उन्हें हम परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्हें परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि हमने कहा सर सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे एटम कहते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे एटम कहते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं, परमाणु, या जिसे आप एटम कह रहे हैं। परमाणु, एक बार देखें, आवाज अभी आएगी, अभी देखें, अभी आवाज आएगी। परमाणु, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर तत्व बनता है, तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, यौगिक से मिलकर मिश्रण बनते हैं, और मिश्रण से मिलकर पदार्थ बनता है, मिश्रण से मिलकर पदार्थ बनता है। तो हमने कहा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग परमाणु मॉडल पढ़ने जाएंगे। इस परमाणु मॉडल में हम एटम को पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, एटम के बारे में लोगों ने क्या क्या बातें कही, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर की थीम मैं बना रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम परमाणु, परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद तत्व, तत्व के बाद यौगिक, यौगिक के बाद मिश्रण, मिश्रण के बाद कोई भी मैटर, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड के बाद मिक्सचर, और मिक्सचर के बाद मैटर कैसे बनता है, ये हम बात करेंगे। इस टॉपिक में हम ये देख रहे होंगे, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये जो परमाणु होता है इसके बारे में लोगों ने क्या क्या बात कही। तो सुने ध्यान से, पहली बात सुने कि भारत में महर्षि कणाद, भारत में जो महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद ने यह कहा, भारत में महर्षि कणाद ने यह कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है।
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और ये कण अविभाज्य होते हैं। ये कण अविभाज्य होते हैं। ये कण अविभाज्य होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और वो जो कणों से मिलकर बनता है वो जो कण होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। ये जो महर्षि कणाद थे, इन्होंने लगभग 800 ईसा पूर्व ये बात 800 ईसा पूर्व कही और उनकी एक किताब थी, इस किताब का नाम था वैशेषिक। उनकी एक किताब थी, इस किताब का नाम था वैशेषिक। वैशेषिक किताब में उन्होंने ये बात कही कि दुनिया का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, चाहे रसगुल्ला हो चाहे छोला भटूरा क्यों ना हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और उन कणों को हम क्या कहते हैं? उन कणों को हम लोग नाम नहीं दिया। इन्होंने कहा कि वो कण अविभाज्य होते हैं। तो पूछेगा कि सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति ने परमाणुवाद की थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी? ये बात आपसे पूछेगा। तो सुनिए ध्यान से क्या कहेंगे। इन इंडिया, इसको लिखें अंग्रेजी में, इंडिया में महर्षि कणाद 800 BC में अपनी पुस्तक, इनकी बुक है जिसका नाम वैशेषिक है। अपनी पुस्तक वैशेषिक में क्या कहते हैं? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small undivided particle। छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और ये कण अविभाज्य होते हैं। ये बात किसने कही? ये महर्षि कणाद ने कही। जब यहां से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति आए जिसका नाम डेमोक्रिटस था। यूनान में एक व्यक्ति आए जिसका नाम डेमोक्रिटस था। डेमोक्रिटस ने ये कहा कि अगर आप किसी भी पदार्थ को देखोगे, किसी भी मैटर को देखोगे और उस मैटर को तोड़ते जाओगे तो वो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो इतना छोटा होगा कि उसे हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। और ये जो छोटा पार्टिकल होगा, ये छोटा पार्टिकल दोबारा से किसी दूसरे छोटे पार्टिकल में नहीं टूट जाएगा। जब हम आज के समय की बात करते हैं तो आज हम कहते हैं कि एटम के भी छोटे छोटे पदार्थ हो सकते हैं। हाँ, नोट करते चलिए, एटम के भी छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, जिसे न्यूट्रॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। लेकिन उस समय तक लोगों की यह जानकारी नहीं थी कि एटम के भी छोटे पार्ट हो सकते हैं या सब एटॉमिक यूनिट हो सकती है। लेकिन उस समय तक लोग इतना ही समझ रहे थे कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और वो जो कण होते हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं, वो किसी दूसरे छोटे पार्टिकल में उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो डेमोक्रिटस ने यह कहा कि सर, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिससे ये पदार्थ बनता है, इन्हें एटमियन कहा जाता है। एटमियन का मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। तो सवाल पूछा जाएगा, एटम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो हम कहेंगे परमाणु शब्द सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया। ठीक है, चलिए लिखें डेमोक्रिटस के बारे में। इसने कहा
प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता है। इन कणों को एटम कहते हैं। इन कणों को एटम कहा जाता है। एटम कहा जाता है। तो सवाल पूछेगा सबसे पहले एटम शब्द किसने दिया? एटम शब्द किसने दिया? तो क्या कहते हैं? एवरी मैटर is made up of very small particles. These particles called atom. इसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो ये जो इन्होंने क्या कहा कि सबसे छोटा जो पदार्थ होता है वो एटमियोन। एटमियोन शब्द से क्या बना? अनकटेबल, अनडिवाइडेबल या अनडिवाइडेबल, अनडिवाइडेबल। इसका मतलब क्या हुआ? जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके। ठीक है, बात क्लियर? बात क्लियर है? एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एटम को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो एटमियोन शब्द सबसे पहले किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने दिया। और इन्होंने कहा एटम कहते हैं या इसे ही परमाणु कहेंगे, या इसमें हिंदी में अगर आप इसका अनुवाद करेंगे अपनी भाषा में तो इसे परमाणु कहते हैं। तो इसे एटम या परमाणु कहते हैं। तो अगर पूछा जाए अविभाज्य का मतलब होता है जिसे दोबारा से तोड़ा ना जा सके, जिसे आगे जाकर काटा ना जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम एटम कहते हैं। ये बात हुई डेमोक्रेट्स की। तो अगर पूछे, यहां पर नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, सबसे पहले परमाणु शब्द डेमोक्रिट्स ने यूज किया, ने प्रयोग किया। डेमोक्रिट्स ने प्रयोग किया। फर्स्ट टाइम एटम वर्ड used by डेमोक्रेट्स। एटम सबसे पहले डेमोक्रेट्स ने यूज किया। बात ठीक है? यहां तक दो बातें हमने समझी कि सर, एक बात तो हमने ये समझी कि महर्षि कणाद ने एटम के बारे में क्या कहा। उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम वैशेषिक था, लेकिन उस किताब में उन्होंने कोई परमाणु शब्द का प्रयोग नहीं किया। बस ये कहा कि एक छोटे छोटे शब्द से मिलकर बनता है और वो अविभाज्य होता है, वो अविभाज्य होता है। ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़े तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम डेमोक्रिट्स था, और उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बना है, ये कण अविभाज्य भी हैं, लेकिन इस कण को हम परमाणु कह सकते हैं। इस कण को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया में यह बात चल पड़ी कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया होगा? तो परमाणु शब्द सबसे पहले डेमोक्रिट्स ने दिया। यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि दो नए सिद्धांत दिए जाएंगे, दो बड़े बड़े नए सिद्धांत दिए जाएंगे
जो आगे जाकर केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देंगे। तो आज की क्लास में हम उन दो बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ध्यान दें, पहले ध्यान दें, लिखें। प्रत्येक पदार्थ रासायनिक, प्रत्येक पदार्थ कणों के रासायनिक संयोजन से बनता है। रासायनिक संयोजन से बनता है और रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक की जो तत्व हैं रासायनिक तत्वों के आपस में मिलने से बनता है। प्रत्येक पदार्थ कणों के रासायनिक संयोजन से बनता है और रासायनिक संयोजन ही, एक बात दे रहा हूं, रासायनिक संयोजन ही पदार्थ का या दुनिया का आधार है। ब्रह्मांड का आधार है। और रासायनिक संयोजन के दो नियम बनेंगे। इसे कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। मैटर is the result of chemical composition and chemical composition is base of यूनिवर्स। पूरी दुनिया कैसे बनी है? रासायनिक संयोजन से बनी है। पूरी दुनिया रासायनिक संयोजन से बनी है। ठीक है, तो लिखें, अब लिखें रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम। रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम। रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम। टू इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट रूल ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहला क्या कहेगा? पहला क्या होगा? ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, पूरी दुनिया। पहला नियम क्या कहता है? पहले नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और दूसरे नियम को कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो हमने कहा, देखें जरा,
हमने कहा कि देखो कैसे चल रहे हैं, एक बार बता दें आपको। यूनिट 2 शुरू की। यूनिट 2 में हम लोग परमाणु मॉडल पर आए। परमाणु मॉडल में हमने बताया कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर बनता है और मिक्सचर से मिलकर पदार्थ बनता है। तो ये जो आपस में मिल रहे हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं, इसे ही रासायनिक संयोजन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही रासायनिक संयोजन कहा जाता है। इसे ही केमिकल कंपोजिशन कहते हैं कि भाई इससे मिलकर ये बना तो केमिकल कंपोजिशन हुआ, इससे मिलकर ये बना तो केमिकल कंपोजिशन हुआ। एक बात तो ये हो गई। फिर यहां से आगे आए, यहां से आगे आए। यहां से आगे आने पर आपने कहा कि महर्षि कणाद ने कुछ बात बताई और कणाद ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो जो कण होते हैं वो कण अविभाज्य होते हैं, वो कण अविभाज्य होते हैं, उन्हें दोबारा से तोड़ा नहीं जा सकता। और अपनी किताब वैशेषिकी में उन्होंने ये बात लिखी। फिर यहां से आगे एक व्यक्ति आए जिसका नाम डेमोक्रेट्स ना, उसने कहा कि हां ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बनता है, लेकिन इन कणों को एटम कहा जाता है, इन कणों को परमाणु कहा जाता है। यहां से आगे आए तो दुनिया को पता लगा कि यार पूरी जो दुनिया बनी है वो रासायनिक संयोजन से मिली है। पूरी दुनिया जो मिलकर बनी है वो रासायनिक संयोजन से मिलकर बनी है। तो क्यों ना रासायनिक संयोजन को ही समझा जाए। तो रासायनिक संयोजन के बारे में दो नियम दिए गए। एक नियम का नाम हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक नियम का नाम हुआ स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों ही नियमों को डाल्टन आगे जाकर पढ़ेंगे और डाल्टन पढ़ने के बाद एक थ्योरी देंगे जिसका नाम परमाणुवाद की थ्योरी होगा। जब डाल्टन इस थ्योरी को दे देंगे तो डाल्टन के बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम थॉमसन होगा और थॉमसन आकर डाल्टन की थ्योरी को गलत साबित कर देगा और कुछ नए सिद्धांत दे देगा। जब थॉमसन के बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम रदरफोर्ड होगा और रदरफोर्ड कहेगा थॉमसन से कि थॉमसन तुम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपने जीवन में, तुम बहुत बेहतर बात नहीं बता पाए हो। फिर रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल दे देगा और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल देने के बाद एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम बोहर होगा और बोहर एक नया परमाणु मॉडल देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाते हैं। यहां तक लिखो, एक बार आगे चलता हूं। फिर आगे चलता हूं तो लिखें, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को ही अविनाशिता का नियम कहते हैं। इस नियम को ही अविनाशिता का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहो या आप इसे कहो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ इंडक्टिबिलिटी अविनाशिता का नियम कहता है। अविनाशिता का नियम कहता है। लिखें इसे। ये जो नियम दिया ये 1789 में दिया। ये जो नियम दिया ये 1789 में एक व्यक्ति ने दिया और उस व्यक्ति का नाम था एंटोनियो लेवोजियर। इस व्यक्ति का नाम था एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो लेवोजियर ये फ्रांस का व्यक्ति था। फ्रांस का व्यक्ति था। लेवोजियर फ्रांस का व्यक्ति था और ये जो था फ्रांस की सरकार में, ये जो व्यक्ति था ये फ्रांस की सरकार में एक तरीके से उनका जो कर विभाग था उस कर विभाग का इसको हेड बनाया गया। इस पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और ऐसी दर्दनाक मौत दी गई इस व्यक्ति को कि इसका गला काट के इसकी मौत कर दी गई। उस समय वहां पर ऐसे सजा देने का एक प्रावधान चलता था फ्रांस में।
कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसका गला काट कर मार दिया जाता था, उसे वहां गिलोटीन किया जाता था। तो जो एंटोनियो लेवोजियर था, बड़ा ही जुझारू किस्म का आदमी था, और इसने कहा, जब अपने पद पर बैठा हुआ था, तो इसने कहा कि मेरे को एक बात समझ में आई है कि कोई भी द्रव्य जो है, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो द्रव्य है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ना तो किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है और ना ही किसी पदार्थ को क्रिएट किया जा सकता है। मतलब मैटर, पदार्थ या द्रव्य अविनाशी है। अविनाशी का मतलब उसका विनाश नहीं किया जा सकता, उसे क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। सर, कुछ बच्चे ऐसा समझ नहीं पाते कि द्रव्य और द्रव में क्या मतलब होता है। द्रव का मतलब होता है जिसमें बहने का गुण होता है, जिसमें बहने का गुण होता है उसे द्रव कहते हैं, जैसे पानी को हम द्रव कहते हैं। और द्रव्य का मतलब होता है कोई चीज, कोई वस्तु, कोई चीज या कोई वस्तु। तो कहा गया कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो पदार्थ है, उस पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो मैटर है, नॉर बी क्रिएटेड नाइदर बी डेस्ट्रॉयड, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं। एंटोनियो लेवोजियर नाम के व्यक्ति, जिन्होंने केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की, रासायनिक संयोजन के बारे में गुण बताए, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज आप उठाइए, क्या उठाइए आप, कोई भाई पत्थर का टुकड़ा उठाइए, कोई प्लास्टिक का गिलास उठाइए, कोई खाट उठाइए, कोई चिमटा उठाइए, कोई घड़ी उठाइए, कोई पलंग उठाइए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो द्रव्य को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। यह बात 1789 में किसने कही? यह बात एंटोनियो लेवोजियर ने की। एक बात तो यह कही, और दूसरी बात यह कही एंटोनियो लेवोजियर ने कि जब हम एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से को रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है पदार्थों का, वो बराबर होता है। इसीलिए इसी सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन, लिखते लिखते बात करेंगे, पहले ये बात हो गई तो लिखें इसमें क्या कहता है सिद्धांत, क्या कहता है? द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य अविनाशी है, इसे न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही बनाया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? न ही बनाया जा सकता है। मैटर इज अनडिस्ट्रक्टेबल, मैटर इज undestructible, not be destroyed, neither be destroyed, nor be created। बच्चों ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ना तो बनाया जा सकता है, हाँ पदार्थ लिख सकते हैं, द्रव को पदार्थ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। इसे केवल लिखते चलें, इसे केवल राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया। ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात कीजिए। बहुत ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी बात लिखेंगे इसी में। चलिए लिखते रहिए, ध्यान से सुनिए, लिखिए, ध्यान से लिखिए। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। चलिए आगे चलें। तो क्या कहा? तो इसे तो हमने कहा क्या कि द्रव्य अविनाशी है। दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, रासायनिक अभिक्रिया से पहले तथा बाद में द्रव्य का, या पदार्थ लिखें यहां, एक कोई भी लिख सकते हैं, पदार्थ का, तत्वों का, पदार्थ का, द्रव्य का, द्रव्यमानों का योग, पदार्थ के द्रव्यमानों का योग सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर होता है। ऋषभ भाई समझने की कोशिश करो, खूब समझ में आएगा। सब बच्चे समझ रहे हैं? क्या दिक्कत है? द सम ऑफ mass of matter, the sum of masses of substance पदार्थ के द्रव्यमानों का योग is always equal to, is always equal, before is always equal, before and after the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, एक एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 हमने लिया। अगर एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं यहां, आराम से समझो बच्चों, बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम एग्जांपल ले और उसकी रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, तो ये टूटेगा CaO में और CO2 में। ये कैल्शियम कार्बोनेट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट की जब रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो ये CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और ये जो होता है इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसमें टूटेगा। तो अगर ये 10 ग्राम है,
अगर ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो यहां से जो टोटल निकल कर आएगा, ये टोटल जो निकल कर आएगा ये भी 10 ग्राम होगा, प्लस 3.8 ग्राम। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हम इसे ये ले सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले 10 ग्राम था और रासायनिक अभिक्रिया के बाद कितना ग्राम हुआ, तो भी ये 6.2 3.8 मिलाएंगे तो भी ये कितना ग्राम होगा, तो भी ये 10 ही ग्राम होगा। अगर बहुत आसानी से समझना चाहें तो ये डाल्टन ये बात कह रहे हैं कि अगर हम लोग 10 ग्राम और कोई 15 ग्राम की चीज मिलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करवा देते हैं, 15 ग्राम की चीज मिलाते हैं और उसके बाद कोई मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं, और कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा दें, अगर केमिकल रिएक्शन यदि करवा देते हैं, तो जो उत्पाद बनकर आएगा वो 25 ग्राम का आएगा, 25 ग्राम का आएगा। मतलब यहां जो द्रव्यमान था, यहां जो मास था, ये मास ऑलवेज इक्वल होगा किसके मास के, जो आपका प्रोडक्ट होता है। सर इधर जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक कहा जाता है, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक रिएक्टेंट्स कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो तैयार बनता है, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे उत्पाद कहते हैं, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं लेवोजियर, लेवोजियर क्या कह रहे हैं, लेवोजियर कह रहे हैं कि सर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ध्यान से समझो, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, द्रव्यमान जो भाग लिया, मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ऑलवेज इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के। और इसी सारे सिद्धांत को क्या कहा गया, इसी सारे सिद्धांत को नाम दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी वजह से इसे क्या नाम दे रहे हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इसे नाम दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर देखो दोहराता हूं पीछे चल के। हमने रासायनिक संयोजन के 2 नियम पढ़ने की कोशिश की और उन 2 नियम, हाँ क्या रिप्लाई करना है बताओ भाई, क्या रिप्लाई करना है, मैं तो देख ही रहा हूं आपकी क्लास को, बताओ। चैप्टर वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। आप इसकी चिंता छोड़ दें कि कैसे चल रहे हैं, आप इसकी चिंता छोड़ें हमको कैसे पढ़ना है, आप बस इसकी चिंता करें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप बस उसको रिवाइज करें, आप बस उसको रिवाइज करें। आप इसकी चिंता छोड़ दें कौन सा चैप्टर कहां पढ़ाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चैप्टर को कैसे पढ़ाऊंगा। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम हमने बताए। पहले नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ये जो अविनाशिता का नियम है इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल, लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल को कह रहे हैं। क्या कह रहे, एंटोनियो लेवोजियर ने यह सिद्धांत दिया और इसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया। यह वही व्यक्ति है जिसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कह रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जिसे कहा जा रहा है, यह वही व्यक्ति है। ध्यान से सुने, ज्यादा इधर ज्यादा चक्कर मिकर ना करें, ठीक है, चुपचाप होकर सुने, चुपचाप होकर सुने। इसे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं, इसे आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक है सर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन की खोज करने वाला व्यक्ति तो जोसेफ प्रिस्टले था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन, कोई भी चीज अगर जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहां से आगे चले, इन्होंने अपनी सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया कि द्रव्यमान अविनाशी होता है, कोई भी द्रव्य अविनाशी होता है
और कोई भी अविनाशी का मतलब है उसे खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही उसे बनाया जा सकता है। इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। एक बात हो गई। फिर यहां से आगे चले तो हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया से पहले का और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमानों का योग होता है वो हमेशा बराबर होता है। हमने कहा सर ये जो आपका ये ग्राम का चिन्ह है, ये ग्राम का चिन्ह है। ये 6.2 ग्राम इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बना 6.2 ग्राम और 3.8 बना इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब लोहे में जंग लगता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने यह बात कही कि जब लोहे में जंग लग गया तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की है, रिएक्शन की है ऑक्सीजन ने। यदि आप ऑक्सीजन का वेट ले लें, लोहे का वेट ले लें, तो निकल कर आ जाएगा किसका वेट? सर, आपके आयरन ऑक्साइड का जो जंग लगा है उसका वेट निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये बात हुई किसकी? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की। यहां तक बताओ एक बार, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे पर चलते हैं। दूसरा सिद्धांत लिखें। दूसरे सिद्धांत का नाम है सिद्धांत नंबर 2 और इस सिद्धांत का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। साथ साथ लिखते चलना बच्चों, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। रोहित कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। रोहित भाई पीछे से क्लास करके देखना, समझ में आएगा बिल्कुल। क्यों समझ में नहीं आएगा? जब अच्छे से समझाएंगे तो। क्या कहता है? किसने दिया? पहली बात, इसे जोसेफ प्रिस्टले ने 1797 में दिया। जोसेफ प्राउस्ट ने इसे जोसेफ प्रोस्ट ने 1797 में दिया या प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या कहते हैं? बाई 79 बाई जोसेफ प्रोस्ट इन 1794 में इन्होंने बताया। इनकी किताब में जो छपा, बाहर दुनिया के सामने जो छपा, और दुनिया के सामने छपा 1797 में। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में लिखें, क्या है सिद्धांत? ये प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान
तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, ये बात इन्होंने कही। एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। 1797 तो लिखा है, 1797 तो लिखे अंग्रेजी में, फटाफट उतारें इसे, बता रहे इन एवरी केमिकल कंपाउंड, फटाफट उतारें। In every chemical compound, mass of element is combined in a fixed ratio. इन अ फिक्स रेशियो। उदाहरण लेंगे इसका। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कि अगर आपको पानी और अगर आप हाइड्रोजन और पानी से H2O बनाना चाहते हैं तो आपको 1:8 के अनुपात में लेना होगा। हाइड्रोजन को 1 अनुपात, हाइड्रोजन को 1 अनुपात और ऑक्सीजन को 8 अनुपात में लेना होगा। यदि आप पानी बनाना चाहते हैं तो आपको कोई भी रासायनिक आप यौगिक बनाना चाहते हैं तो रासायनिक यौगिक को बनाने के लिए रासायनिक यौगिक में जो भी एलिमेंट आपने शामिल किए, जो भी तत्व शामिल किए, उनको एक निश्चित अनुपात में लेना होगा। और ये जो निश्चित अनुपात होगा, अगर आप इससे यौगिक बनाना चाहते हैं, दोनों एलिमेंट हैं, ये दोनों तत्व हैं, और इस एलिमेंट से यदि आपको यौगिक बनाना चाहते हैं, ये H2O जो आपने एक यौगिक बनाया है, ये 1:8 में मिलाएंगे। 1:8 में, 1:8 में यदि मिलाते हैं तो ही ये क्या बनेगा? तो ही ये आपका जल बनकर तैयार होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन को, दूसरा एग्जांपल लें, कार्बन और ऑक्सीजन से आपको CO2 बनाना है तो आपको 3:8 में मिलाना होगा। 3:8 में मिलाना होगा। बात क्लियर? चलिए, ये बात हुई आज की क्लास की। ये बात आज की क्लास की हुई। एक बार आज क्लास में देखें हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी। देखो ध्यान से सुनो, आज की क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी। पहली बात क्या पढ़ी? आज की क्लास में हमने कुछ बातें पढ़ी। पहला बताया कणाद ने क्या बात कही, फिर डेमोक्रेट्स ने क्या बात कही। डेमोक्रेट्स के बाद आए तो हमने कहा रासायनिक संयोजन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, और केमिकल कंपोजिशन के नियम क्या होते हैं। और केमिकल कंपोजिशन के 2 नियम आए। पहला हमने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को देखा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को देखा। और दूसरा सिद्धांत हमने स्थिर अनुपात का देखा, स्थिर अनुपात का नियम देखा। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। हमने कहा कि महर्षि कणाद की किताब थी वैशेषिक, और वैशेषिक में उन्होंने लिखी क्या थ्योरी? अपने परमाणुवाद की थ्योरी दी। डेमोक्रेट्स ने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया, परमाणु शब्द दिया। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोनियो लेवोजियर ने दिया, और स्थिर अनुपात का सिद्धांत जोसेफ प्रोस्ट ने दिया। लेवोजियर क्या कहते हैं? ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है।
और रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है, बराबर होता है। और जोसेफ प्रोस्ट ने कहा कि किसी भी एलिमेंट को मिलाएंगे, ए एलिमेंट बी को मिलाएंगे तो उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना होगा, उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना होगा, रासायनिक अनुपात में एक मिलाना होगा। ये बातें आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाई, ये बातें आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाई। अब बताइए सब ठीक है? हाँ बच्चों, केमिकल रिएक्शन को केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, कह सकते हैं, जेनेसी कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर है क्या यहां तक? बताओ एक बार, ये बात क्लियर हो गई? एक बार बताओ समझ में आया नहीं? पहले ये बताओ, सवाल बाद में पूछना, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं ये सब? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार जरूर क्लास में देखे, दोबारा से क्लास देखे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, भैया सुनो, चुपचाप होके पढ़ो, होठों पर उंगली रख के पढ़ो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। आपने हम पर भरोसा किया है तो हम अपने भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस चुपचाप होके, आपसे ये निवेदन है, बस चुपचाप होके पढ़ें। स्पीड कम होगी ज्यादा होगी तुम इस बात की चिंता छोड़ दो, ये हमारी चिंता है कि हम स्पीड कम रखेंगे ज्यादा रखेंगे, आपको समझाएंगे। आपको ना समझ में आएगा तो आप हमारा कान पकड़ेंगे कि सर देखिए आपने कहा था हमें समझ में नहीं आया। बस आप चुपचाप जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलें, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना? बस ठीक है। हाँ, जो बच्चों को कम समझ में आ रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, हम और समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे आपको। आप बस भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपको धोखा नहीं देंगे, आपको धोखा बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, बस आप विश्वास और धैर्य रखिए और नोट्स बनाते चलें। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं हमेशा कि पढ़ाई करें, उसका रिवीजन करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो टेलीग्राम पर पूछें, उसका मैं रिप्लाई रोज करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद। खूब मेहनत करें, खुश रहें, आनंदित रहें, खूब ध्यान से पढ़ें। नमस्ते, धन्यवाद।